नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और मनोरंजन से जुड़ी सभी खबरें एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो आइए डालते हैं नजर तेज रफ्तार से। और नूह हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। नूह में दंगे के दौरान और उसके बाद उन पर कई भड़काऊ बयान देने और पोस्ट करने के आरोप। गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी ने आज दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के 3 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। मछली पालन के क्षेत्र में नई जान फूंकने, इसके बुनियादी ढांचे की मजबूती और मछुआरों के कल्याण के लिए योजना चल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 साल पूरे होने पर इंदौर में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ये योजना मछली पालन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिख रही है। मेजर आशीष ढोंचक के पार्थिव शरीर को हरियाणा के पानीपत स्थित बिंझौल लाया गया। इस दौरान लोगों ने मेजर आशीष अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत राइफलमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल, मेजर, डीएसपी और राइफलमैन को श्रीनगर में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राजस्थान में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स आज से पूरी बेमियादी हड़ताल पर हैं। पेट्रोल डीजल की वैट दरें बढ़ने के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में और राजस्थान में वैट की दरों में अंतर होने से राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी आज राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर रही है। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जशपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राज्य के तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा भी करेंगे। भाजपा ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से कुछ न्यूज एंकर्स के बहिष्कार की लिस्ट जारी करने को इमरजेंसी 2.0 करार दिया है और कहा है कि उनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के व्यवहार को घोषित आपातकाल बताया और कहा कि यदि ये दल सत्ता में आए तो सबसे पहले प्रेस की आजादी को समाप्त करेंगे। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनके लिए पानी छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो सुप्रीम कोर्ट और निगरानी प्राधिकरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव पलटने की दुर्घटना में अभी भी 12 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केरल में गुरुवार को निपाह से संक्रमित 234 नए लोगों का पता लगाया गया है। इनकी संपर्क सूची में कुल 950 लोग में से 213 हाई रिस्क लिस्ट में हैं। इसमें 287 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। केरल में निपाह वायरस से संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि संपर्क में आने वाले लोगों की 30 सितंबर को निपाह वायरस की जांच होगी और सभी को 21 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। केरल में निपाह की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए कोझिकोड के कलेक्ट्रेट में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और जिला कलेक्टर समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। कोझिकोड जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शनिवार तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। अगले 10 दिनों के लिए कोझिकोड जिले में सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
केरल में निपाह के मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और लोगों को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। गोरखपुर में डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम बदलने और बारिश होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 के अर्थ ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाने का काम आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मणिपुर पुलिस ने एक आंकड़ा जारी करते हुए जानकारी दी है कि राज्य में 3 मई से अब तक इस हिंसा में 175 लोगों की मौत हो चुकी है। 89 शवों को उनके परिजन पहले ही ले जा चुके हैं, जबकि 96 शव लावारिस हैं। मणिपुर पुलिस के अनुसार हिंसा की घटनाओं में 1108 लोग घायल हुए। इसके अलावा 32 लोग लापता भी हैं। पुलिस ने अब तक 1329 हथियार बरामद कर लिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा, जो लंबित मामलों की ट्रैकिंग करता है। सीजीआई ने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म एक ऐसी पहल है जिसके कारण लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों के बारे में विवरण एक क्लिक पर देखे जा सकेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है, जिसमें अब सर्वोच्च न्यायालय भी जुड़ जाएगा। देश के लोक प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना के आज 64 साल पूरे हो गए हैं। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुए दूरदर्शन दशकों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताज़ा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए awards.gov.in पर नामांकन किया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह की सराहना करने के लिए हर वर्ष इसका आयोजन करता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कानूनों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ 1411 मामले में कार्रवाई शुरू की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जिन मामलों में कार्रवाई की है वो उचित लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय संचालित करने और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण या बिक्री से जुड़े हुए हैं। G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की चौथी बैठक मुंबई में हुई। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सक्रिय करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर एक संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया। मुंबई में G20 वित्तीय समावेशन पर पहले दिन उच्च स्तरीय चर्चा हुई और प्रमुख हस्तियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। अब अगले 2 दिन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी जैसे अहम विषय पर मुख्य बैठक होगी। विश्व बैंक ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विकसित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत की। केंद्र सरकार समाज के निचले स्तर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन और भारत के कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। देश में किसान अधिकारों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दुनिया भर के 59 देशों के 115 विदेशी प्रतिभागी और 200 से अधिक प्रगतिशील किसान व अन्य प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वाराणसी में आज से दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। दिव्य कला मेला में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि एक साथ देखने को मिलेंगे। प्रसार भारती सचिवालय में हिंदी दिवस समारोह 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सीईओ गौरव द्विवेदी ने बेहतर समझ और व्यापक पहुंच के लिए हिंदी के सरल उपयोग पर जोर दिया।
प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने हिंदी दिवस समारोह में हिंदी फिल्म उद्योग की मिसाल दी और कहा कि भाषा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कोलर गांव में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद तंजीन छुल टीम के घर से मिट्टी का संग्रहण किया गया। मौसम विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में मानसून की स्थिति का अनुमान जताया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में कई हिस्सों में बहुत अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिन और मध्य भारत में 17 सितंबर तक सक्रिय मानसून की स्थिति का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम भारत में 15 से 18 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आज उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह कई इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज से 18 सितंबर के बीच मध्यम से व्यापक वर्षा और बिजली गिरने समेत कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात क्षेत्र में 16 से 18 सितंबर तक और सौराष्ट्र में 17 और 18 सितंबर को वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में 16 सितंबर तक मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। पिछले दिनों तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर मचाया था। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 240 अंक बढ़त के साथ 67,759 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 57 अंक बढ़त के साथ 20,160 अंक पर खुला। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए खुल गया है। इशू को 20 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट 25 सितंबर को और लिस्टिंग 29 सितंबर को होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस इस साल टाइम मैगजीन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी। 750 वैश्विक कंपनियों में से 64वां स्थान हासिल किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगस्त महीने में थोक महंगाई दर 0.52% रही है। इससे पहले जुलाई महीने में थोक महंगाई दर 1.36% रही थी। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा घटा दी है। स्टॉक सीमा को 3,000 टन से घटाकर 2,000 टन कर दिया गया है। डीजीसीए के मुताबिक इस साल अगस्त में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,24,00,000 हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,01,00,000 थी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 की पहली 6 मई यानी जनवरी से जून के बीच चीन से सौर मॉड्यूल आयात में 76% की गिरावट दर्ज की है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मौजूदा वित्त वर्ष में 38 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2022-23 के उत्पादन के मुकाबले 20% ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के नाम घोषित किए हैं। इन एनबीएफसी को चालू वित्त वर्ष में आकार आधारित नियमों के अंतर्गत ऊपरी श्रेणी में रख दिया गया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही थी। आरबीआई के मुताबिक अगस्त में अन्य देशों में भारत ने $1.21 बिलियन का निवेश किया है, जबकि जुलाई में भारत ने $1.82 बिलियन का निवेश किया था।
अडानी समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में $50 अरब के निवेश की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश 10 साल में करेगी और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़े सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर वैश्विक मंच से कहा कि शांति हमेशा से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की आधारशिला रही है। नासा ने यूएफओ को लेकर लंबे समय से किए जा रहे अध्ययन के निष्कर्ष जारी किया और कहा कि यूएफओ का राज खोलने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों के साथ एआई की मदद लेनी होगी। नासा ने अपनी रिपोर्ट में यूएफओ के साथ अज्ञात असामान्य घटनाओं शब्द का जिक्र भी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। जोम्बी, मकड़ियों, पत्थर चाटना और स्मार्ट शौचालय जैसे असामान्य शोध के लिए शोधकर्ताओं को आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 से हर साल दिया जाने वाला यह एक व्यंग्य पुरस्कार है। पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रही है। इस साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन रखा गया है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने यहां 202 लोगों की जान ले ली। मैरिकोपा काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अभी लगभग 356 मामलों को निगरानी में रखा गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 अमेरिकी राजनयिकों को 7 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इन राजनयिकों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका फिलीपींस के साथ एक संयुक्त रक्षा समझौते के तहत ज्यादा सैन्य बेस तक अपनी पहुंच बढ़ाने की मांग कर सकता है। फिलीपींस ने इस साल अमेरिकी सेना के लिए सैन्य बेस तक पहुंच की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ऐतिहासिक लंदन करी हाउस इंडिया क्लब रविवार को आखिरी बार अपने दरवाजे खोलेगा। प्रबंधक इंडिया क्लब को होटल में बदलने से रोकने में विफल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बिडेन पर अवैध बंदूक खरीदने का मुकदमा चलेगा। यह पहली बार है कि किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे पर मुकदमा चलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। वॉशिंगटन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की सैन्य सहयोग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता दिए जाने को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई रूसी सेना को और भड़का सकती है। लीबिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग लापता हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की बदतर स्थिति को उनके अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष चर्चा की जाएगी और यह मुद्दा सत्र के मुख्य एजेंडों में शामिल होगा। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका में स्थानीय और विदेश से अंजाम दिए जाने वाले आतंकी घटनाओं को सबसे बड़े खतरों में गिना है। अमेरिका ने रूस के ऊर्जा उत्पादन और भविष्य की निर्यात क्षमता को विस्तार देने में शामिल 37 संस्थाओं पर और प्रतिबंध लगा दिया है और जहाज से संबंधित 2 लोगों की संपत्ति को भी अवरुद्ध कर दिया है। डोमिनिकन गणराज्य ने पड़ोसी देश हैती के साथ लग रही अपनी पूरी सीमा को बंद करने का निर्णय लिया है। साझा नदी पर वाटर चैनल के निर्माण को लेकर जारी विवाद के बीच यह निर्णय लिया गया। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और वह सीरीज में 2-1 से आगे चल रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 4 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाकर आगे चल रही है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की रेस में अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी को नामांकित किया है। मेसी के अलावा फीफा के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए फ्रांस के युवा स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालांड को भी नामांकित किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड विंगर जाडोन सांचो टीम के मैनेजर एरिक टेन हाग के साथ विवाद का समाधान होने तक मुख्य टीम से दूर प्रशिक्षण लेंगे।
टेन हेग ने इस महीने की शुरुआत में आर्सेनल में हार के लिए सांचो को यह कहते हुए अपनी टीम से बाहर कर दिया कि विंगर का प्रशिक्षण प्रदर्शन मानक से नीचे है। डिफेंडर काइल वॉकर ने मैनचेस्टर सिटी के साथ 2 साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। बायर्न म्यूनिख में जाने की अफवाहों के बीच 33 वर्षीय राइट बैक का अनुबंध सीजन के अंत में समाप्त होने वाला था। इटली के डिफेंडर लियोनार्डो बोनुcci यह दावा करने के बाद अपने पूर्व क्लब यूवेंटस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ। फ्रांस की रग्बी टीम ने लिली में उरुग्वे की उत्साही टीम को हराकर घरेलू विश्व कप में अपनी विजयी शुरुआत बरकरार रखी। फ्रांस ने उरुग्वे को 27-12 से शिकस्त देने में सफलता पाई। फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन का कहना है कि रेड बुल बॉस हेलमुट मार्को की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मद्देनजर भेदभाव से लड़ने के लिए फॉर्मूला 1 को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के 23वें एपिसोड में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान को बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल गया है। ये एक रोमांटिक मूवी होगी और इसमें वो साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी संग पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे। आमिर खान की बेटी इरा खान अपने मंगेतर नूपुर शिखरे के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनवरी 2024 में यह शादी उदयपुर में होगी। थैंक यू फॉर कमिंग का इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग की टीम टोरंटो पहुंच चुकी है। गायक कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने राधा और कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी कहने वाला गीत सांवरे ऐजयो जारी किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।